ट्रम्प जीत गए हैं. Hate is a very strong word, but genuinely उनको hate मिला है ट्रम्प को. And even the very beginning he's mentioned कि जितनी भी policies रही हैं बाइडन गवर्नमेंट की, he will not be supporting that. Obviously he's been a businessman throughout his life, so he's running the government like a business house. आप जब यूएस में रहे हैं तो तब किसकी गवर्नमेंट थी? उस टाइम पे ट्रम्प गवर्नमेंट ही थी. लाइक आई एम टॉकिंग 5 years बैक. तो तब बहुत अपॉर्चुनिटी थी जो हम यहाँ पर 10 साल में गेन कर सकते. वहाँ बिजनेसेस को, बैंक सपोर्ट्स को लेके, इवन इन जॉब्स ऑल्सो, वो आप चीज़ 2 से 5 साल में अचीव कर लेते हो. कि रेंट स्काई रॉकेट हो चुके हैं और जो लोग हैं वो घर नहीं खरीद पा रहे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं. एंड बिकॉज पीपल हैव गिवन अ क्लियर वर्डिक्ट कि भाई ट्रम्प ही आने चाहिए. क्या ये चैलेंज सॉल्व किया जा सकता है? एंड अगर किया जा सकता है तो क्या पॉलिसीज आपको लगता है कि क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? Hello everyone, welcome to Pro Realtors podcast and thank you so much for joining us again. And we have Miss Indrajit Olakh again with us. And सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ. थैंक यू. ट्रम्प जीत गए हैं. आई नो. तो आई गेस काफ़ी लोग थे, मतलब अंदर ही अंदर इंडिया से भी चाहते थे कि ही शुड कम. आई फील, मेरे को जब मैं वहाँ भी थी अमेरिका में, तो एक चीज़ जो वहाँ के लोगों का प्यार है ट्रम्प को लेके, बिकॉज ऑब्वियसली हमें ये कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं कि वो माइग्रेशन को, H1B1 को बहुत रिजेक्शंस आई ड्यूरिंग ट्रम्प एरा. तो इसलिए हम लोग बड़ा हेट करते रहे हैं. हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट जेन्युइनली उनको हेट मिला है ट्रम्प को. Being he's too much into his own country and love for his people, local manufacturing, and अपने लोगों को job employment, business opportunities को लेके, trade policies को लेके, he's always been very well aware. And obviously he's been a businessman throughout his life, so he's running the government like a business house. तो वो उसकी मैक्सिमम जो उनका इनपुट रहा है लास्ट एरा में भी. और आप जब एक चीज़ एक बार कर चुके हो तो जब आप दूसरी बारी उस, और स्पेशली अगर एक हार के बाद आपको ऐसी क्लीन स्वीप और इतना स्ट्रॉन्ग आप जीतते हो, तो आप काफ़ी प्रिपेयर होके आते हो. ही इज़ गॉट अ वेरी गुड पीरियड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं भी ठीक करी हैं, जो ठीक करी जा सकती थी, ही इज़ नाउ टेकिंग द प्लेस वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एंड इवन द वेरी बिगिनिंग ही इज़ मैंशन कि जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं बाइडन गवर्नमेंट की, he will not be supporting that. He will be coming up with her own strategies, his own policies about trade, about the manufacturing, taxation. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ के लोगों को भी obviously, and to entire world, because being the number one economy, the strongest economy, supreme power in the world, so हम सारे affect होते हैं somehow. कोई भी decision वहाँ आता है, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरेज चीज़ जो होती है, तो हमें वो इम्पैक्ट करती है. एग्जैक्टली. आप जब यूएस में रहे हैं तो तब किसकी गवर्नमेंट थी? उस टाइम पे ट्रम्प गवर्नमेंट ही थी. तो थोड़ा सा चेंज, जो लोग पुराने, जैसे हमारी फैमिली जो रह रही हैं पिछले 30-35 साल से, तो उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक था कि ट्रम्प से पहले और ड्यूरिंग ट्रम्प गवर्नमेंट जो एक रेसिज्म बढ़ा था, जो माइग्रेशन स्टॉप की गई थी, अभी तक का रिकॉर्ड है. H1B1, द मेजर रिजेक्शन हैज़ हैपेंड इन ट्रम्प एरा. तो वो सारी चीज़ों को लेके लोगों का एक लव हेट सिस्टम रहा है. बट कुछ पॉलिसीज़ हैं, और बाकी गवर्नमेंट्स को भी, बाकी दुनिया को भी सीखनी चाहिए फ्रॉम द प्रेसिडेंट, कि वो उनका अपना कंट्री को लेके जो प्यार है, और जिस तरह से वो चाहते हैं कि हर वो चीज़ जो हमारे यूज़ में आती है, मेरे लोगों को चाहिए, वो लोकल मैन्युफैक्चर होनी चाहिए. उसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज भी सेट करी थी. अब इस एरा में ही सिंह वो उसको और स्ट्रांगली लेके आएंगे. तो तब जब आप वहाँ गए थे तो ऑब्वियसली आप तब भी वहाँ पे इसी मार्केट में काम कर रहे थे. तो तब कैसे मार्केट वैसे बिहेव करती थी, मतलब यहाँ से वहाँ कितने डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा आप आइडिया देंगे? बिकॉज आई हैव नेवर बीन देयर, तो इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड. अमेरिका एक बहुत बड़ी, आई फील हर एक का एक ड्रीम है टू सेटल डाउन, एटलीस्ट हैव सम कनेक्ट इन अमेरिका. तो हमारा भी रहा है. मैंने काम के सिलसिले में वहाँ माइग्रेट करा था. आई हैव स्पेंड गुड टाइम वर्किंग विद लोकल पीपल देयर, understood the system, how it processes, and obviously the culture, work culture they have there is way ahead
वे वी आर इवन टुडे. सो वो चीज़ें जो हमने उस टाइम पे एक्सपीरियंस करी थी, जितनी अपॉर्चुनिटी अमेरिका में है उस टाइम पे लगता था कि दुनिया में कहीं नहीं है. आज नो डाउट इंडिया इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल एज एन इकोनॉमी, ऑल्सो एज एन कंट्री ऑल्सो. तो उस टाइम पे लाइक आई एम टॉकिंग 5 years बैक, तो तब बहुत अपॉर्चुनिटी थी जो हम यहाँ पर 10 साल में गेन कर सकते. वहाँ बिजनेसेस को, बैंक सपोर्ट्स को लेके, इवन इन जॉब्स ऑल्सो, वो आप चीज़ 2 से 5 साल में अचीव कर लेते हो. तो आपकी लाइफ का एक पूरा डेकेड आप सेव कर लेते हो, जो आपके एस्पिरेशंस है लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो. जैसे मैं रियल एस्टेट ही करती थी वहाँ पर. तो जो आप यहाँ अचीव करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि इवन कैनेडियंस ऑल्सो, आई वॉज शॉक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैट कि कैनेडियन सिटीजन्स भी आते हैं अमेरिका काम करने के लिए. सो बिकॉज कनाडा में कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती हैं, एंड अमेरिका इज़ ब्लेस्ड वेदर टर्म्स पे भी, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है. तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी स्ट्रांगली नज़र आती हैं. वर्क कल्चर अच्छा है. अगर आप में कोई इच्छा है काम करने की, तो वहाँ पर आपको पर जो है वो जल्दी यू कैन एक्चुअली अचीव इट वेरी फास्ट, लाइक 2 to 5 years टाइम. जो आप बिजनेस सेम करते हो कि आज मैंने स्टार्ट करा है, मैंने 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में. जैसे हम EB-5 काफ़ी करते थे, EB-5 केसेस. सो उसमें गवर्नमेंट ने आपको एक ब्रिज आपके लिए बनाया है फॉर नॉन अमेरिकन्स टू एंटर अमेरिका. ओके. और उसमें भी आप देखिए पॉलिसी ये है कि आप इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, और उसमें एक पूरा ऑब्वियसली देयर इज़ अ लेंथी प्रोसेस जो पहले आपकी फ़ाइल अप्रूव होने से पहले आता है. काफ़ी लंबा प्रोसेस है. उसमें भी रिजेक्शंस जो ट्रम्प टाइम पे आई थी बहुत ज़्यादा आई थी. Okay. और वो कॉस्ट भी बढ़ा दी गई थी फ्रॉम $500,000 टू $900,000. तो वो ट्रम्प नहीं बढ़ाई थी. तो उस टाइम पे बट स्टिल आई वॉज वेरी कन्विंस्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द स्ट्रैटेजी दे हैड कि आपने लोकल लोग को जॉब देनी है, और उसको फिर मेंटेन, जो आपको बिजनेस दिया जाता है अगेंस्ट आपको सिटीजनशिप जो मिलती है, वो आपको 2 साल 3 साल आपको उसको फ्रॉम 0 to 10, 10 to 15, 15 to 30 करना है. तो आपने अपनी बुक स्ट्रॉन्ग करनी है, बिजनेस को फ्लरिश करना है, जॉब्स मेंटेन रखनी है. एक आपका टिपिकल एम्प्लॉय जो आज आपको ज्वाइन करे, दे शुड बी लॉन्ग लास्टिंग एंड स्टेबल जॉब प्रोफाइल्स विद यू. सो वो सारी चीज़ें बहुत इम्प्रेसिव लगती थी. तो इसमें क्या कहते हैं, जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे, तो आपको जब आप स्टार्ट करा था आपने, तो व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड, मतलब बिकॉज उससे पहले आप इंडिया में आप थे, तो एकदम से कल्चरल चेंज आया होगा, एंड फिर वर्किंग एनवायरनमेंट तो और भी ज़्यादा एकदम से चेंज हो गए. तो व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपको शायद यहाँ पे भी नहीं फेस करने को मिले, जो वहाँ पे आपको मिले थे? वहाँ चैलेंजेस मुझे इसलिए नहीं लगे बिकॉज बिफोर शिफ्टिंग टू अमेरिका मैं काफ़ी और कंट्रीज़ में रह चुकी थी, काम कर चुकी थी. मुझे सबसे जो डाइवर्सिफाइंग कल्चर लगा था वो चाइना का लगा था. ओके. वहाँ का वर्क कल्चर थोड़ा सा ज़्यादा रिजिड है. वहाँ पर आपको टू गेट इनटू द सिस्टम इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ओके. वहाँ का जो द काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी दीज गाइज चाइनीज़ पीपल हैव इज़ वेरी इंप्रेसिव. वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज गाइज. तो वहाँ मुझे थोड़ा टाइम लगा था. अमेरिका समहाउ बिकॉज आई हैव बिन रोमिंग अराउंड. इससे अमेरिका शिफ्ट होने से पहले मैंने पोर्शे में काम करा, तो आई वॉज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड फॉर दिस कंपनी. तो काफ़ी चीज़ें हम सीख चुके थे. वहाँ के चैलेंजेस से ज़्यादा मुझे ये लगा कि मैंने काफ़ी जो एक्सपीरियंसेस वहाँ पर लिए हैं बड़े पॉजिटिव थे. फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग, डे 1 लोग बड़ा कॉपरेट करते हैं. वर्क कल्चर ऐसा बनाया गया बिकॉज अमेरिका का जो अपना पॉपुलेशन है, इट्स मिक्स ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड. आपको यूरोपियंस भी मिलते हैं, अफ्रीकन्स भी मिलते हैं, पाकिस्तानीज भी मिलते हैं, बांग्लादेशी, फिलीपींस, चाइनीज, सभी लोग मिलते हैं. तो आपको हर तरह का कल्चर मिलता है. तो हर एक बंदे के ऊपर एक प्रेशर है. तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है वो बड़ा अच्छा है. स्पेशली अगर आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी जैसी, जहाँ लॉस एंजलिस जैसे स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ डोमिनेंस किसी की नहीं है. ओके. तो बहुत अच्छा एक वर्क कल्चर है. हर एक को वेलकम किया जाता है, हर एक तरीके का खाना मिल जाता है ऑन स्टॉल्स ऑल्सो, इन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो. तो वहाँ चैलेंजेस कम है अमेरिका में. गॉट इट. ये जो इलेक्शन जो लड़ा गया था यूएस में, ये इसका प्राइमरी एक वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत बड़ा पॉइंट था वो था अनअफोर्डेबल हाउसिंग इन यूएस. कि रेंट स्काई रॉकेट हो चुके हैं और जो लोग हैं वो घर नहीं खरीद पा रहे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं. इस पे इलेक्शन लड़ा गया एंड बिकॉज पीपल आर गिवन अ क्लियर वर्डिक्ट टू कि भाई ट्रम्प ही आने चाहिए. बहुत क्लियर मेजॉरिटी मिली है उन्हें. तो हाउ डू यू सी कि
अगर ये चैलेंज सॉल्व किया जा सकता है, फर्स्ट इज क्या ये चैलेंज सॉल्व किया जा सकता है, एंड अगर किया जा सकता है तो क्या पॉलिसीज आपको लगता है कि क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? आई बिलीव ये चैलेंज सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ओके हमारी कंट्री में भी और भी जितनी अंडर डेवलप और डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ भी प्रॉब्लम यही आ रही है। आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात करो, सिडनी, मेलबर्न, आप कनाडा की बात करो, टोरंटो, सिटीज़ लाइक ब्रैम्पटन, तो वहाँ सेम इज़ विद अमेरिका। अमेरिका थोड़ा सा हमसे और भी ज़्यादा इसलिए मार्केट टिपिकल हो जाती है, वहाँ पर हर तरह का बंदा जा रहा है। ओके हम दुबई की भी बात करते हैं कि एक प्राइस टैग था जब 5 साल पहले और आज का जो प्राइस, सो ये पूरे ग्लोबल, मेरे को लगता है ये एक टॉपिक है, पूरी दुनिया में बन चुका है कि जिस तरह का साइज ऑफ पॉपुलेशन है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है और जिस तरह की अफोर्डेबिलिटी है, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज़, उस हिसाब से घर नहीं बन रहे हैं। ओके तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रम्प के लिए, ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क रहेगा, इवन टू टच दिस टॉपिक। ओके इसमें थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। वहाँ पर प्राइसिंग शुरू से ही बहुत हाई रहे हैं, शुरू से Okay. लाइक फ्रॉम पास्ट 10 to 15 ईयर्स घर लेना अमेरिका में सबसे बड़ा टास्क होता है। तो वो एक चैलेंज है, वो वी विल क्लोजली वॉच कि कैसे करते हैं मैनेज। जैसे एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगेन आप ये मान के चलो कि इमिग्रेशन फिर से मुश्किल होने वाली है यूएस में। इमिग्रेशन मुश्किल, देखिए ये चीज़ ना लास्ट भी जब ट्रम्प का था एरा, एंड ही इज़ वेरी रिजिड, उस चीज़ को लेके वो कॉम्प्रोमाइज़ करते भी नहीं हैं। कुछ उनका है, वो ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल कि जितनी स्किल्ड जॉब्स हैं वो मेरी अपनी जो लोकल अमेरिकन हैं उनके अलावा किसी और को जाए। उस चीज़ को हमारे जो फेलो इंडियंस हैं, जैसे मेरी फैमिलीज जितने 35 families from our family side, they have shifted to Houston, Texas. तो वो लोग वहाँ 30-35 साल से रह रहे हैं, उनके बच्चे आगे वहाँ मैरिड हैं, उनके आगे their third generation has come up. सो वो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे वांट कि हम लोकल्स हैं, हमारी पहले सुनवाई होनी चाहिए, ना कि कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बाहर से आके काम कर रहा है और हमारी जॉब्स लेके जा रहा है। सो वो सारी, और एजुकेशन सिस्टम भी उनका जो है वो मैक्सिमम और कंट्रीज जैसे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, चाइनीज स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं और वहीं काम करते हैं। सो दैट स्ट्रॉन्ग विल ही हैज़ इज़ कि मेरी, और नॉट जस्ट माइग्रेशन, वो तो मैन्युफैक्चरिंग को भी लेके बहुत क्रेजी है। ही वांट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लास्ट टाइम भी ही इज़ सेट वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग टू द बिगेस्ट थिंग। अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। गॉट इट। तो उसको वो सपोर्ट करते हैं, एंड ये चीज़ वो छोड़ेंगे नहीं, वो उसको बढ़ाएंगे ही, तो थोड़ी सी मुश्किल रहेगी माइग्रेशन। सो अब ये कह सकते हो कि he will solve some other problems, but this kind of problem जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, इसका सोल्यूशन तो बहुत मुश्किल है। ये हमें प्रॉब्लम लगती है बिकॉज वी आर द आउटसाइडर्स। ओके वो वहाँ की पॉपुलेशन को ये चीज़ स्ट्रॉन्ग लगती है। अगर आप ये देखिए जिस तरह से उनको वापस लाया गया है और इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस है उनकी, उसको बीट करना बाइडन के लिए वो फॉर एनी अदर पार्टी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दैट मीन्स लोकल लोग चाहे, और सारे 100% लोग माइग्रेटेड भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ के लोकल ही हैं, वो 30-40-50 साल पहले कोई इटालियन है, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई चाइनीज़ है, तो वहाँ के लोग भी वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो दे वांट कि अब जैसे हम भी यहाँ बैठे पंजाब में बैठे सोचते हैं कि आउटसाइड स्टेट से बंदा ना आए, हमारी जो लोकल जॉब्स हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम पहले लोकल लोग कैप्चर करें। एग्जैक्टली। तो मेरे को ये चीज़ गलत नहीं लगती है, और वहाँ के लोग ये चाहते हैं, उनकी डिमांड है स्ट्रांगली। तो माइग्रेशन मुश्किल होएगी, ये चैलेंज हमारे लिए है, वहाँ उनके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। एंड और वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ़ यू हैव टू क्रिएट एनी पॉलिसी और एनीथिंग और एनीथिंग विच, अगर आपको पावर मिले, तो क्या अगर ये जो अनअफोर्डेबल हाउसिंग का इशू आ रखा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये है बहुत मुश्किल टास्क, बिकॉज जिस तरह से लैंड तो लिमिटेड है। प्रॉब्लम ये है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसको आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। एक फैक्ट्री में चीज़ बनती है और एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ लिमिटेड, दैट इज़ नेचर। तो उसको आप लैंड को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सो दैट हैज़ अ लिमिट। तो वो लिमिट जो है, सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क, सिटीज़ लाइक लॉस एंजलिस, सिटीज़ लाइक आर कंट्री में बॉम्बे, दिल्ली, राइट नाउ इवन गुड़गांव एंड मोहाली ऑल्सो इज सीइंग द सेम पीरियड। हमारे लिए भी, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए भी सेम ये चैलेंजेस आने वाले हैं। अब क्या है कि लोग विलेजेस, अर्बन हाउसिंग का जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह का क्वालिटी लाइफ
पीपल आर टारगेटिंग एंड पैसा भी है, समझ भी है, एक्सपोजर भी है, तो हर एक टाइम 2 से 5 साल में एक नई चीज़ आ जाती है कि ये भी ऐड होना चाहिए घर में, ये भी ऐड होना चाहिए। उसमें अफोर्डेबिलिटी प्लस लग्जरी दोनों को साथ लेके चलना एक चैलेंज रहेगा। बट आई स्टिल बिलीव कि इसमें चाहे हमारी गवर्नमेंट है चाहे अमेरिका है, उनको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा ऑन द लग्जरी हाउसिंग। कि आप जो सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस जैसे जितनी भी ये हमारी प्रीमियम HNI अल्ट्रा HNI पॉपुलेशन है, जिस तरह से इनकी बाइंग होती है वो नेसेसिटी बाइंग नहीं है। that is a buying for, they need a farmhouse, they need a second house, they need a third house, these are majorly investments। तो आप investments और developments जो है उनको आप वॉच करें, उनको आप क्लोजली वॉच करें कि जो ये डेवलपमेंट आ रही है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स लग्जरी और इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स नेसेसिटी। ओके, सो नेसेसिटी जो है उसको हम पहले फीड करेंगे। एज लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे तो वी स्पोक अबाउट इट कि पहले तो आपको खाना, छत, पानी, ये सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके बाद लग्जरी आती है। देर आर पीपल, दिस क्लास जो उस लेवल पे पहुंच चुकी है, बट देन देर इज़ मेजर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में भी जिनको ये चीज़ें अभी मिली नहीं है, बेसिक्स। सो बेसिक्स को वॉच करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। गॉट इट। सेम इज़ विद US, सेम इज़ विद इंडिया। गॉट इट। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि द गवर्नमेंट कैन बेसिकली ईज द नॉर्म्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। Yes, जो आप उसको- प्रोजेक्ट्स आना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। नाइस। ये मतलब आई बिलीव यही होगा। एंड जब हम नॉर्म्स बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो रिलैक्स कर दिए जाएं, तो वो जनरली नॉर्म्स क्या रहते हैं? आई बिलीव एक नया आप साइट ऑक्शन होती है। ओके, जैसे हम अपने रीजन की बात करते हैं, एक साइट ऑक्शन होती है, तो या एक कोई नई डेवलपमेंट आपके पास चेंज ऑफ लैंड यूज़ के लिए आपके पास परमिशंस के लिए जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में। सो दीज ऑफिसर्स दे शुड फॉलो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी जहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आप 2 बेडरूम 3 बेडरूम के अपार्टमेंट या अफोर्डेबल प्लॉटिंग और नेसेसिटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट जो इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पहले आप प्रायोरिटाइज करो इनको बिफोर यू अप्रूविंग द लग्जरी प्रोजेक्ट्स, लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स गॉट इट। एंड 5-star होटल्स। नो डाउट वी नीड दैट ऑल्सो। इकोनॉमी को वो बूस्ट मिलता है, कंट्री का वो एक बड़ा सुंदर फेस बनता है जब हम लग्जरी और कंट्री में एंटर करते हैं। कोई बाहर के इंटरनेशनल होटल ब्रांड्स, रिटेल ब्रांड्स एंटर करते तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो खबरें पढ़ने में। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी कंट्री में 50-60% पॉपुलेशन इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक्स। ट्रू। तो वो गवर्नमेंट को भी वॉच करना चाहिए बिफोर यू अप्रूव अ प्रोजेक्ट। तो आप पैरेलल आप लग्जरी 30 और 70% नेसेसिटी को अगर आप पॉलिसी बनाते हैं, उस हिसाब से डेवलपर को एक गाइडलाइंस के तहत उनको आप अप्रूव करते हैं, उनको बेनिफिट्स देते हैं, so that can promote affordable housing. So a lot of things can be done actually. Yeah, 100%. अब ट्रम्प के आने से वैसे आप कुछ वो देखते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में प्राइसिंग में अप डाउन होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रम्प इज़ वेरी प्रो दीज क्रिप्टो एसेट्स। Yeah. सो उनके जीतते ही वी सॉ लाइक बिटकॉइन Bitcoins, रीचिंग yeah. ऑल टाइम हाई, Yeah. है ना? तो एंड ही इज प्रो ट्रेड एज वेल विद Businessman इंडिया, है ना? है ना? बिजनेसमैन है तो प्रॉपर। मेंटालिटी वैसी है। एग्जैक्टली। Yeah. तो डू यू सी कि रियल एस्टेट मार्केट में भी कुछ चेंजेस आते हुए, या इट्स अ स्लो मूविंग, इतना नहीं पता चलेगा? It will have a very strong impact. आप ये देखिए, सिर्फ हम ये क्रिप्टो और शेयर मार्केट, नो डाउट ये दोनों चीज़ों ने एज ट्रम्प गवर्नमेंट आती है, जैसे सेंसेक्स और NSE जिस तरह से राइज़ हुए हैं, बिटकॉइन जिस तरह से राइज़ हुआ है, उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वेलकम भी किया है और बड़ा एक आई बिलीव दुनिया को एक फैक्टर ये दिखाया कि यार ट्रम्प के साथ ये चीज़ें डूएबल हैं, अचीवेबल हैं। उसके साथ जो ट्रम्प गवर्नमेंट का भी और US का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रैटेजी सेट करी हुई है, चाइना प्लस वन। इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये 2013 से चीज़ चल रही है और उसको वो जैसे जैसे ट्रम्प आ रहा है वैसे वैसे एग्रेसिव होती जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली वो चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सो चाइना की एक डोमिनेंस रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत छोटी से बड़ी चीज़ हमारे, चाहे पीछे आपके वॉच है, चाहे हमारी गाड़ियाँ हैं, चाहे हमारे फ़ोन्स हैं,
इनका एक एक पार्ट जो है वो चाइना में मैन्युफैक्चर किया जाता है. सो वो दे वांट कि जो बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है इंडिया को मिलेगा कि अगर आपको वहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या आपके पास ऐसे ऑर्डर्स आए, तो ये चीज़ें जब आती हैं, आपकी कंट्री में पैसा आता है, तो उसके साथ सबसे पहली चीज़ जो हम हर बार डिस्कस करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो भी हमारी 60% क्लास इनकी हम बात करते हैं जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, जब इनकी जेब में पैसा आएगा, ये सेव करेंगे, सबसे पहले घर लेंगे, बाद में गाड़ी सोचेंगे, सबसे पहले घर लेंगे. तो रियल एस्टेट बड़ा स्ट्रांगली इम्पैक्ट होता है. हर वो पॉलिसी जिसमें पैसा आ रहा है, जिसमें ट्रेड बढ़ रहा है, जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसका कनेक्शन रियल एस्टेट के ऊपर है. Got it. So in totality, we are gonna see a positive move, and already market positive swing की तरफ ही जा रही है. So I believe वो stars aligned हैं सारे. The things are happening in such a direction कि ये अभी के लिए तो we are seeing कि जो next हमारा जो हम forecast है, not just us but every experts forecast कि next 10-15 years are gonna be massive. आप ये देखिए कि जैसे ट्रम्प गवर्नमेंट बनी है, सबसे पहली कंग्रेचुलेशंस कहाँ से गई है? मिस्टर मोदी से गई है. सो ये एक आपके ऊपर थोड़ा सा एक स्ट्रांगली मैं बोलती हूँ कि आपके ऊपर पॉजिटिवली प्रेशर भी है कि यार ये सुप्रीम पावर है, इनको हमने वैसे करके रखना, अपने साथ रखना है. तो हर कंट्री कोशिश करती है. और ट्रम्प गवर्नमेंट का लास्ट पे हमने जब एरा में एक्सपीरियंस करा, तो इस बार उनका और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जितने जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, ट्रम्प का कोई इंटरेस्ट नहीं है. स्पेशली मिडल ईस्ट के जितने क्राइसिस हैं ऑयल को लेके, ही इज़ वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स द कंट्रीज ग्रोथ एंड उसको अपने लोगों को खुश करना है, वहाँ फ्लरिश करना है, उनको प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है. तो उसका कोई लेना देना नहीं है. ही इज़ क्लियरली मेंशन कि मैं वो सारी पॉलिसीज़ जो हैं, वो जो बाइडन गवर्नमेंट ने सेट करी थी, उनको मैं एक बार स्टॉप करके एक नई पॉलिसी सेट करूँगा. जितने पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इन मल्टीपल इंटरनेशनल वर्ल्ड में, मेरा कोई उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे. सो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी न्यूज़ देती हैं टू द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. वन थिंग टू नोटिस कि अगर हर तरह की मार्केट बढ़ी है तो गोल्ड प्राइसेस गिरे, विच इज़ लोगों को लगता है कि यार ये हैरानी वाली बात है, बट एक्चुअल में उसने वही डिपिक्ट करा है. बिकॉज बेसिकली गोल्ड इज गॉज ऑफ फियर. अगर कहीं पे भी लड़ाई छिड़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं. वी आर सीइंग कि यूक्रेन वॉर की वजह से क्या प्राइसेस बढ़े हैं गोल्ड के, बिकॉज ट्रम्प इज एंटी वॉर. तो नाउ वी आर सीइंग कि अच्छा गोल्ड के प्राइसेस स्लाइटली नीचे भी गए ड्यूरिंग दैट. तो मार्केट ने पूरा का पूरा जो है, हर तरह की मार्केट ने उसी अकॉर्डिंगली वेलकम करा है. तो इट्स अ गुड साइन. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज़ खोलें because of the trade, and because of trade then we will see market growing here as well. So future looks great. And let's hope for the best कि ये टर्म उनकी भी और हमारी भी अच्छी जाए, बहुत साथ में जाए. Yes. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट. आई रियली होप कि आपको मज़ा आया होगा एंड कुछ सीखने को मिला होगा. प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर रियल एस्टेट अपडेट्स, एंड कीप सब्सक्राइबिंग.